मित्रों, मैं दीप नारायण लाल बरेपा चैनल से आज 2 अक्टूबर 2020 है और पूरा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि हमारे मुल्क के 2 महान लीडर महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है, मैं भी उनको याद करता हूँ। लेकिन हाथरस की घटना और अभी कल की एक घटना कैमूर बिहार में, बिहार के कैमूर में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा का सामूहिक बलात्कार हुआ और उसे लगभग मार करके झाड़ियों में फेंक दिया गया, लेकिन बची हुई है हॉस्पिटल में। गांधी, तेरे देश में ये सब हो रहे हैं। सत्य हिंसा समाप्त हो चुकी है, न सत्य है और न हिंसा ही है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ना आज उनके जवान ही हैं और न किसान ही है, सब की सब पस्त हो चुके हैं। खैर, आज जो मैं प्रमुख रूप से जो कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया इन चीज़ों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उन्हें समाज में घट रही घटनाओं का, गरीबों पे अत्याचार का, जुल्म और सितम का, इसकी कोई चिंता नहीं है। दिल्ली का चैनल खोलिए तो कहीं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाया जा रहा है, तो कहीं चाइना की बात की जा रही है, तो कहीं मंदिर के बात की जा रही है, तो कहीं हिंदू और मुसलमान की बात की जा रही है। ये सारे चीज़ आपके सामने साफ साफ है। मैं अपने आज के इस चैनल में हाथरस बलात्कार कांड से रिलेटेड 2 महिला एंकर जो किसी न किसी चैनल के साथ जुड़ी हुई है, टीवी चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी कुछ मिनट का स्पीच जो आपको सुनना चाहिए, और मैं उस स्पीच को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि ये आपको जानना चाहिए। तो पहले आप उनकी स्पीच को सुनिए, उसके बाद मैं दूसरी बात पे आऊँगा। आज की ये खबर देखने के बाद मैं बिल्कुल निशब्द हूँ। मतलब इस कदर निशब्द हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमने ये क्या समाज बना लिया है। यूपी के हाथरस में एक बच्ची के साथ इस तरह से गैंगरेप, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। 14 सितंबर को उसके साथ एक घटना होती है और 29 सितंबर को सबको पता चल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 15 दिन से इस खबर को दबाने की सिर्फ यूपी की सरकार ने कोशिश नहीं की, पूरा मीडिया आपको पता है क्या दिखाता रहा। क्योंकि इस बीच में उस दलित बच्ची, 18 साल की उसकी उम्र थी, उसके साथ जो निर्भया जैसी वारदात हुई, उससे ज्यादा जरूरी हमारी दिल्ली की मीडिया के लिए, दीपिका गोवा में थी तो उसको चेज करना ज्यादा जरूरी था। रकुल प्रीत, सारा अली खान, उसको एयरपोर्ट पर हाउंड करना ज्यादा जरूरी था। पायल घोष ने क्योंकि अनुराग कश्यप के ऊपर आरोप लगा दिया था, तो पायल घोष का इंटरव्यू करना बहुत जरूरी था, उस खबर को दिखाना बहुत जरूरी था। पूरा बॉलीवुड जो है ड्रग्स लेता है, नहीं लेता है, क्या करता है, वो सब आपके सामने दिखाना जरूरी था। लेकिन इस बच्ची की आवाज आपके सामने दिखाना कतई जरूरी नहीं था, ना हमारी इस दिल्ली की मीडिया के लिए, ना सरकार के लिए। और सरकार ने पूरी कोशिश की उसको दबाने की। मेरी दोस्त रोहिणी सिंह
वो लगातार ट्विटर पे लिखती रही। सोशल एक्टिविस्ट हैं योगिता भयाना, वो लगातार ट्विटर पे लिखती रहीं। रोहिणी सिंह ने जब इस वारदात को लिखा तब यूपी सरकार में जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शिशिर सिंह, वो उनको ये लिखकर धमकी देते हैं कि जो भी लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर हो रही है। तो जो कुछ तो लोग बोलते नहीं है और जो बोलते हैं उनको धमकी देकर चुप कराने की कोशिश होती है। क्यों कोई नहीं बोला? आप इस बारे में कभी सोचेंगे क्या? इसलिए कि वो बच्ची दलित थी इसलिए कोई नहीं बोल रहा? और जो इस पाप को करने वाले थे वो सवर्ण ठाकुर थे, उसी बिरादरी के जिसके यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उसी बिरादरी के जिसके खुद शिशिर सिंह हैं? या इस वजह से कि 2012 में तो हम लोग सड़कों पर उतर गए थे जब निर्भया के साथ इसी तरह की विभत्स घटना हुई थी और उस समय पूरा मीडिया भी सड़कों पर था और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस मीडिया का हिस्सा थी। मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन क्या इस वजह से आज आप नहीं बोलेंगे क्योंकि तब तो मनमोहन सिंह की सरकार थी लेकिन आज मोदी योगी की सरकार है? या वाकई ये जरूरी है कि आप चाहते हैं देखना कि दीपिका गोवा में है और उसकी गाड़ी का कलर कौन सा है, या फिर यूपी में एक दलित लड़की के साथ इतनी बेरहम तरीके से उसका बलात्कार हो जाता है, उस घटना को आप नहीं देखना चाहते? उस घटना के बारे में आप नहीं जानना चाहते? हमारी एक बच्ची, हमारे बीच की बच्ची तड़पती रही 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक, जब आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हमारे देश को इस बारे में पता ही नहीं चलता है, हमें इस बारे में पता नहीं चलता है क्योंकि हमारे देश में जिसने बताने का जिम्मा उठा रखा है वो हमें बॉलीवुड का ड्रग्स दिखा रहा है। आप इस बारे में सोचिए ये क्यों हो रहा है? कब बोलेंगे हम? बहुत हो गया। हम लोग, मैं भी कुछ शायद 1-2 वीडियो बना दूंगी, हम लोग कुछ ट्वीट कर देंगे। अभी मैं इसके लिए सिर्फ सरकार को दोषी नहीं बता रही हूं, मैं अपने आप को भी इसमें पूरी तरह से दोषी मानती हूं। मैं भी कुछ नहीं कर पाई ना। आप भी अपने आप को दोषी मानेंगे? कब मानना शुरू करेंगे खुद को दोषी? कब तक हम लोग हर चीज को सरकार के ऊपर डाल देंगे? कब तक हम लोग हर चीज के लिए यही बोलते रहेंगे कि देखिए ये खबर नहीं दिखाई, उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे, उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आइए टीवी ऑन करते, आइए देखते दीपिका के साथ क्या हो रहा है। इससे आगे बढ़िए, थोड़ा बहिष्कार करना सीखिए उस मीडिया का, उन सभी लोगों का, उस हर ताकत का जिसने इस पूरी खबर को दबाने की कोशिश की, उनका बहिष्कार कीजिए आप। हमें बहिष्कार अब करना होगा। कितनी ऐसी बच्चियां इस तरह से मरेंगी? उस बच्ची की जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ तोड़ दी गई। क्या उसी तरह से हमारी दिल्ली की मीडिया की भी जीभ काट दी गई है और उसकी रीढ़ तोड़ दी गई है? तो आप जिम्मा उठाइए ना, मैं जिम्मा उठाती हूं ना। हमको किसने रोका है? कब तक हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे और हम लोग सिर्फ इसी बात का शुक्र मनाते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? कब तक? या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे साथ हो? क्या अपनी बच्ची की जगह हम उस बच्ची को नहीं रख के देख सकते? या वो दलित है इसलिए हम उसको अपनी जगह पे नहीं रखेंगे? या ये सोचेंगे कि दलित के साथ ही हुआ है, दलित के साथ हो जाता है? थोड़ा जागिए। इतनी लंबी नींद हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। मैं आज जाग गई हूं, आप मेरे साथ जागेंगे? बच्ची को इंसाफ दिलाने की तरफ हर उस ताकत का बहिष्कार कीजिए जिसने इसे पूरी पुरजोर कोशिश से दबाने की कोशिश की है। और इस बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार हमको लगानी होगी। हम निर्भया के समय पर एक साथ एकजुट हुए थे, हम आज भी एक साथ एकजुट होंगे। दिखा देना है हमें, ऐसे नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, लेकिन अगर बच्ची की तरफ कोई आंख उठाकर भी देखता है और उसकी आवाज को आप और बुलंद करते हैं, उस आरोपी की आवाज को आप बुलंद करते हैं, लेकिन जब उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उस खबर को दबाने की आप पूरी कोशिश करते हैं, तो अब ये नहीं चलेगा।
मैं इससे आहत हूं, अंदर तक झकझोर दिया इस पूरी खबर ने। और सबसे ज्यादा इस बात ने झकझोरा है कि आज उस मीडिया का मैं हिस्सा हूं जो ऐसी खबर तक दिखाना जरूरी नहीं समझता है। क्या हो गया है, क्या हो गया हमारे समाज को? हम ही ने किया है ना, अब इस समाज से हमको ही निकालना होगा। दूसरों को दोष देने से पहले मैं अपनी तरफ से मैंने क्या नहीं किया, मैं उसको ठीक करना ज्यादा जरूरी समझती हूं। आत्ममंथन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। उस बच्ची की चीख पुकार हम सुन ही नहीं पाए। हम सुनते तो शायद हम लोग कुछ बोलते, लेकिन हम सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हम सब इस बात में व्यस्त हो गए कि देखते हैं टीवी पर क्या चल रहा है। जिसने नहीं भी देखा वो अपने काम में व्यस्त हो गया। और 15 दिन तक वो लड़की रीढ़ की हड्डी तुड़वाकर, अपनी जीभ कटवाकर, इसीलिए उसकी जीभ काटी ना कि वो कुछ बोल ना सके। हमारी जीभ किसने काटी है? आपकी जीभ किसने काटी है? और कोई काट दे आपकी जीभ, उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? थोड़ा साथ आइए, कुछ कीजिए। बहुत हो गया है। और अपनी बच्ची की जगह पर उस बच्ची को बस एक बार रखकर देख लीजिए। उसकी चीख की आवाज कैसी होगी ना, उसका अंदाजा आपको खुद हो जाएगा। जर्मनी में हिटलर ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खत्म करने के लिए गेस्टापो नाम की एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई थी। 26 अप्रैल 1933 को अपने वजूद में आने वाली यह खुफिया पुलिस नॉर्मल पुलिस की तरह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम नहीं करती थी। ये गुंडे, बदमाश, चोर या कातिलों को पकड़ने का काम नहीं करती थी। ये खुफिया पुलिस थी, देश की हिफाजत करती थी। यह हिटलर की आइडियोलॉजी की हिफाजत करती थी। यह हिटलर के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले लोग, जिन्हें गद्दार और देशद्रोही कहा जाता था, उनको ढूंढती थी और फिर उन्हें बेरहमी से खत्म कर देती थी। इसी गेस्टापो सीक्रेट पुलिस का भूत भटकते भटकते शायद भारत में दाखिल हो गया है। हिटलर के बेहद करीब वफादार साथी जनरल हरमन गोरिंग ने गेस्टापो की कमान संभाली हुई थी। इस फोर्स को इतनी ताकत दी गई थी कि वो बगैर वारंट, बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, जब चाहे किसी भी वक्त किसी को उठा सकती थी। और इस फोर्स को यह हुक्म भी दिया गया था कि हिटलर की हुकूमत के खिलाफ मुंह खोलने वाले हर शख्स की जासूसी और जांच करने के साथ साथ उन पर सिविल सैंक्शंस भी लगाया जाए। इस फोर्स के हाथों गिरफ्तार होने पर कोई भी इसके खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं कर सकता था। गेस्टापो ने हजारों की तादाद में लेफ्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेड यूनियनवादी, पादरी और यहूदियों को गिरफ्तार करके गायब कर दिया और हजारों को आइसोलेशन में डाल दिया। इस पुलिस या आतंक के माहौल में जर्मनी के लोगों ने सत्ता से सवाल पूछना ही बंद कर दिया था। उनके चारों तरफ उस दौरान में जो कुछ भी लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घट रहा था, उस तरफ से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। गेस्टापो का इतना खौफ था कि जर्मनी की आवाम ने हिटलर के खिलाफ बोलने, सुनने और देखने की ताकत खो दी थी। इस पुलिस ने यहूदियों को चुन चुन कर मारा और हिटलर के सियासी ओपोनेंट को बिना बात के सीधे गोली मारती थी। तो चलिए अब जर्मनी से भारत की तरफ लौटते हैं और ढूंढते हैं हिटलर की पुलिस गेस्टापो के भूत को, जो भारत में दाखिल हो चुका है। फिलहाल गेस्टापो के भूत ने अपना ठिकाना उत्तर प्रदेश में बनाया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग लेबोरेटरी योगी का उत्तर प्रदेश है। वहां इसकी लेबोरेटरी खोली गई है और इस फोर्स का नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, UPSSF। जाहिर सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस फोर्स के जरिए अपने सियासी मकसद में कामयाबी हासिल करती है, तो पूरे मुल्क में भी इसी मंसूबे के तहत भाजपा अपना कदम आगे बढ़ाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी ठोकने का खतरनाक खेल चल रहा है। और जब योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट UPSSF अपने वजूद में आएगी, तो बिना सवाल जवाब किए, बिना वारंट के किसी को भी उठाएगी। और योगी जी की ठोकने वाली पॉलिसी अपनाते हुए जुल्म और सितम की खौफनाक कहानी की शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2020 को लागू कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स UPSSF को बिल्ड किया गया है, उसको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रविवार यानी बीते संडे देर रात को कहा गया है कि उत्तर प्रदेश
एसएसएफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे अहम बात यह है कि इस फोर्स के पास वारंट के बिना ही तलाशी लेने का हक होगा और इस फोर्स का कोई भी मेंबर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर और किसी वारंट के बिना ही किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर सकता है। मतलब इसके सिपाही बिना वारंट के आपके घर में घुस सकते हैं और आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा, उनके इस एक्शन पर अदालत बिना सरकार की मंजूरी के रोक भी नहीं लगा सकती। तीसरा, इन्हें पेमेंट देकर कोई भी प्राइवेट उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब अब इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर नेताओं और जमीन ना देने वाले किसानों के घर में इस फोर्स को भेज सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। और इन बेचारे किसान और मजदूरों को बचाने के लिए अदालत बीच में नहीं आएगी। इसके अधिकार यानी इसके राइट्स कानून से भी ऊपर होंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार की इजाजत के बगैर एसएसएफ यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकेगी। जरा सोचिए, अब आपको उत्तर प्रदेश में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लोग किसी वारंट के बिना, किसी रिकॉर्ड के बगैर अरेस्ट करेंगे तो उनको आपको रिहा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो साफ साफ कहा जा सकता है ना कि भैया हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। बस यही एक लाइन कहकर वो तो फ्री हो जाएंगे। ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई जवाब मिलेगा। भागते रहिए इधर से उधर, खटखटाते रहिए दरवाजे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंसान को किडनैप करने की प्लानिंग लगभग तैयार हो चुकी है। आपके तमाम कोशिशों के बाद सिर्फ इतना होगा कि लोकल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी। जाहिर सी बात है, हुकूमत के इशारे पर गलती से भी पकड़ लिए गए लोगों को जिंदा रिहा करने की कोई कंपल्शन, कोई प्रेशर नहीं होगा। और शुरू में इस तरीके से गिरफ्तार किए गए लोगों में सबसे ज्यादा मुसलमान और दलित होंगे। मुसलमान पहले निशाने पर इसलिए होंगे क्योंकि दाढ़ी बढ़ा रहे मुखिया तो पहले ही कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों, योगी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में जो नई पुलिस फोर्स बनाई जा रही है वो एक सियासी मकसद हासिल करने का भाजपा का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर भाजपा इसमें कामयाब होती है तो देश में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है। अब हम जहां रहते हैं, कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, मैं भी सड़क पे आता हूं। और मैं फुलवारी शरीफ, बिहार की राजधानी पटना में हूं। फुलवारी शरीफ मेरा निवास स्थान है। यहाँ भी इन सामाजिक बुराइयों और इस महिलाओं और ये महिलाओं पे अत्याचार के विरुद्ध कितनी सजग है, इसके बारे में बताऊं कि यहाँ भी इन घटनाओं के विरोध में कैंडल मार्च छात्र छात्राओं और फुलवारी शरीफ के बुद्धिजीवी सामाजिक वर्ग के लोगों का एक कैंडल मार्च करके प्रोग्राम निकाला। इसके ऑर्गेनाइजर पैगाम कल्चरल सोसाइटी है। यह फुलवारी शरीफ के एकदम दक्षिण साइड में राय चौक है, वहाँ से नारा लगाते हुए हथरस की बेटी को न्याय दो, बलात्कारियों को फांसी की सज़ा दो, हम तुम्हारे साथ हैं, और भी विभिन्न तरह के नारे लगते हुए और वो जुलूस निकली। सड़कों पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा रहे। सब लोगों ने इस जुलूस का सराहना किया और अंत में ये जुलूस चिनोटी कुआं आकर के एक सभा में तब्दील हो गए। इसके जो ऑर्गेनाइजर थे, खास करके अनामिका महिला संगठन की नेत्री हैं, और दूसरे लोग में प्रमुख रूप से सुरेश जी और इंद्रजीत सिंह, मैं, कई लोग इसमें शामिल हुए। और वो जब सभा शुरू हुई तो उस सभा में अनामिका ने अपनी बात रखी, सुरेश जी अपनी बात रखे। इन चीज़ों को आप देखें
वीडियो के माध्यम से। मैंने जो वहाँ वीडियो बनाई, हमारी टीम जो वहाँ थी, एक वीडियो बनाई और उसमें सारे चीज़ तथ्यवार तरीके से आए हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को ही नहीं, इन घटनाओं के बारे में आप जितना ज़्यादा सजग हैं, एकदम इसके विरोध में उतरिए, नहीं तो आपके घर की बहनें, आपके घर की माताएं, आपके घर के बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए कि हम इसका विरोध नहीं करते हैं, हमें हर चीज़ों का विरोध करना चाहिए। इसका विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो ये दरिंदे लोग हमारे घरों में भी घुसना शुरू करेंगे, घुस रहे हैं। ये मैं एक संदेश दे करके आपको कहता हूँ कि इस वीडियो को गौर से देखिए। हम एक हैं, बेतहा हैवानियत के खिलाफ हम एक हैं, ईसापुर के भाई बहन सब एक हैं, ईसापुर के हिंदू मुसलमान सब एक हैं। बलात्कारियों को कठोरतम सजा दो, बलात्कारियों को कठोरतम सजा दो। We want justice. 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अश्लील साहित्य सिनेमा पर रोक लगाओ, अश्लील साहित्य सिनेमा पर रोक लगाओ। हथरस की बेटी को न्याय दो, हथरस की बेटी को न्याय दो, हथरस की बेटी को न्याय दो। We want justice. We want justice. We want justice. गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर हम ये कैंडल मार्च कर रहे हैं और वो कैंडल मार्च इसलिए हो रहा है कि आज हमारे देश में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी दादी नानी भी सेफ नहीं है पूरे देश में। हम अभी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग बोल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम विश्व गुरु ये बलात्कार के मामले में बनेंगे, इंसानियत के मामले में विश्व गुरु नहीं बनेंगे, पढ़ाई के मामले में, रोजगार के मामले में विश्व गुरु नहीं बनेंगे, लेकिन विश्व गुरु बनेंगे ये बलात्कार के मामले में, महिलाओं पर, माँ बहनों पर जुल्म अत्याचार के मामले में हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या हो गए हैं। ये बहुत दुख की बात है। हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने कहा कि किसी देश की तरक्की प्रगति इस बात से आकी जाएगी उस देश में हमारी माताएं और बहनें कितनी सेफ हैं, कितनी आजाद हैं, कितना स्वतंत्र होकर के रातों में भी सड़कों पर चल सकती हैं। आज कोई बहन, कोई बेटी घर से निकलती है पढ़ने के लिए, बाजार के लिए, मम्मी पापा परेशान हैं कि बेटी अभी तक लौटी नहीं, शाम होने वाली है, अभी तक हमारी बेटी। और ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे पुलिस भाई हैं,
वो भी सेफ नहीं है, उनकी भी माताएं बहनें सेफ नहीं है। यहाँ कोई जाति देख करके ये बलात्कार नहीं हो रहा है, कोई धर्म देख करके नहीं हो रहा है, कोई भी इस फेरा में पड़ सकता है, कोई भी किडनैपिंग हो सकता है। आप सोच सकते हैं आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हम जी रहे हैं, और वहाँ हमारी माँ बहनों को लोकतंत्र नहीं है, उनकी आज़ादी नहीं है, वो फ्री होकर के पढ़ने नहीं जा सकती, फ्री होकर के वो अपने कार्यालयों में नहीं जा सकती। बहुत अफसोस की बात है। ये मुल्क किनका है? ये मुल्क महात्मा गांधी का है, ये मुल्क शहीद आजम भगत सिंह का है, ये मुल्क अशफाकुल्लाह खान का है, झांसी की रानी की है, सावित्रीबाई फूले की है। एकदम से अनगिनत भाई बहनों ने कंधा मिला करके देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा। क्या इसी देश के निर्माण के लिए, ऐसा ही देश बनाने के लिए जहां माँ बहनों की कोई गारंटी नहीं, कोई हिफाजत नहीं, और प्रशासन हिफाजत की तो बात दूर रही, उसको जो दोषी है उसको सेव कर रहा है, उसको बचाने का काम कर रहा है। हमारे बीच महिलाओं के हक हुकूक के लिए लड़ने के लिए, उनकी समस्याओं के खिलाफ लड़ने के लिए मौजूद हैं अनामिका कुमारी, जो महिला सांस्कृतिक संगठन की वो कार्यकर्ता है। वो आपके बीच कुछ बात रखेंगी। अनामिका कुमारी। यहाँ उपस्थित तमाम भाई बहन और हमारे आसपास के तमाम साथियों, आप देख रहे हैं कि आज किस तरह से आज का यह कैंडल मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार छोटी छोटी बच्चियों पर जिस तरह रेप और हत्या गैंगरेप की घटनाएं घट रही है, और हमारी सरकार केंद्र में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ महिला सशक्तिकरण की दावा करने वाली सरकार, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों के मिली भगत से किस तरह से अपराधी अपराध करके, बलात्कार करके, बच्ची की हत्या करके वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपने इस घटना में देखा है किस तरह से मनीषा के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, पूरी घटना को उलटने में हमारी सरकार और प्रशासन लगी हुई है। मनीषा के सबको भी उसके माँ बाप को नहीं दिया गया, उसकी माँ, उसका भाई, उसका बाप, जिसकी बेटी इस दुनिया से चली गई, उसके साथ रेप हुआ, उसका लाश अगर उसके माँ को नहीं दिया जाए, उसके भाई को नहीं दिया जाए, उसके बाप को नहीं दिया जाए, कैसा क्या बीता होगा उस परिवार पर। आप थोड़ा अपने ऊपर लेकर के देखिए क्या घट रहा है इस देश में, क्या हो रहा है इस समाज में। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस, वहाँ का डीएम कह रहा है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है, उसको मामूली चोट लगी है, चोट लगने से उसकी हत्या हुई है। अरे शैतान, अगर चोट से उसकी हत्या हुई है, तुमको 2 बजे रात में उसके लाश को 200 पुलिस उसके बल पर उसके गांव को घेर कर उस बच्ची की लाश जलाने की क्या जरूरत थी? क्या मनीषा डाकू थी? क्या मनीषा क्रिमिनल थी? क्या मनीषा बहुत बड़ा आतंकवादी थी? क्या थी मनीषा और क्या थे उनके परिजन? उसके सब पर किसका अधिकार था? ये आप लोग जानते हैं। जब कोई बेटी शादी करके घर से विदा होती है या मृत्यु के बाद उसको विदा किया जाता है, हिंदू धर्म में कुछ रस्में हैं, वो उसके पिता करना चाहते थे, उसकी माँ करना चाहती थी, उसका भी अधिकार यह घिनौनी सरकार ने, यह घिनौनी प्रशासन ने छीन लिया।
बच्ची को बिना माँ बाप के शास्त्रा संस्कार में शामिल किए, उसके परिजन को शामिल किए, उसकी लाश को फूंक दिया गया। और आज का यह रिपोर्ट है, आप देखिए किस तरह से उस छोटे से गांव को, हसरत को, किस तरह से 2000 पुलिस को लेकर पूरी तरह से उसके गांव को घेरा जा रहा है। प्रशासन की नाकेबंदी की गई है, वहाँ किसी मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, वहाँ कोई सामाजिक लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ की सच्चाई आम जनता तक सामने नहीं आए, इसका डर है। इस केंद्र में बैठी बहरी सरकार को, अंधेरी सरकार को और यूपी सरकार को, योगी राजनाथ को इसका डर है। वहाँ की सच्चाई ये फुलवारी में नहीं पहुँचे, वहाँ की सच्चाई पटना में नहीं पहुँचे, वहाँ की सच्चाई और किसी गांव की पब्लिक तक नहीं पहुँचे। इसके लिए मीडिया को रोको, मीडिया के साथ धक्का मुक्की करो, जनप्रतिनिधि को रोको, सामाजिक कार्यकर्ता को रोको। यह घिनौना खेल इस देश में चल रहा है और हम लोग आंखों से देख रहे हैं, चुप्पी लगाए हुए हैं, हमारे मुंह में आवाज नहीं है। कब तक हम चुप रहेंगे? सरकार और प्रशासन बंदूक की नोक पर कब तक हमको चुप रखेगी? जनता बोलेगी, जनता आवाज उठाएगी। 1000 नहीं, 10 लोग आवाज उठाएंगे, 5 लोग आवाज उठाएंगे, सच्चाई सामने आएगी। जिस तरह से हमारे देश में यहाँ फुलवारी के लोगों ने आज यहाँ उदाहरण पेश किया है, मुट्ठी भर लोग कैंडल लेकर मनीषा को न्याय देने की आवाज उठा रहे हैं। यह आवाज गांव-गांव तक जाएगी, सुदूर देहातों में जाएगी। मनीषा को न्याय दिलाने का आंदोलन यही रुकेगा नहीं। इतिहास गवाह है, कोई भी आंदोलन, कोई भी लड़ाई पुलिस की बंदूक की ताकत उसको रोक नहीं सकी है, गुंडे की ताकत उसको रोक नहीं सकी है। मनीषा को भी न्याय दिलाने का आंदोलन रुकेगा नहीं। ये आंदोलन आग की तरफ फैलेगा, मनीषा को न्याय मिलेगा। अपराधियों को सजा देने की मांग जो उठ रही है, ये मांग उठेगी। मनीषा के अपराधियों को भी सजा दिलाने की मांग उठेगी। साथियों, आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे देश में जिसके बदौलत आज हम सांस ले रहे हैं, हम खुलेआम घूम रहे हैं, आज हमारे शहीदों के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए हमारे देश की 24 सितंबर को प्रीतिलता वाडेदार का शहीद दिवस था? वह मामूली सी वो कम उम्र में इसी देश के लिए शहादत दी थी। हमारी देश की बच्ची के साथ रेप होगा, हत्या होगा, बलात्कार होगा, यह नहीं होगा। इसके लिए आज जो हम समाज के लोग हैं, इनको सोचना होगा, मजबूर होना पड़ेगा। आए दिन ये घटना घट रही है, आज उत्तर प्रदेश में, कल बिहार में, परसों झारखंड में, ये लगातार घटना में इजाफा हो रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार चुप है, सरकार मौन है। आपने इसी बिहार के अंदर देखा जब मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, किस तरह से हमारे शासन प्रशासन के लोग, बिहार विकास के दावा करने वाले लोग चुप्पी साधे बैठे रहे। बच्चों के साथ रेप होता रहा, बच्चियां छटपटाती रही, बच्चों के साथ अन्याय होते रहा। उसके खिलाफ भी देश में आवाज उठाता और यह आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम अपील करते हैं। आप तमाम लोग एकजुट होकर के मनीषा को न्याय दिलाने की लड़ाई में शामिल होइए, घर से निकलिए, आवाज निकालिए और इस आंदोलन को एक मंजिल दीजिए। उसके रेपिस्टों को जब तक सजा नहीं मिलती है, तब तक यह लड़ाई चलती रहेगी और यह लड़ाई आगे बढ़ेगी। यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। मनीषा को न्याय दो, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।